नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते। ब्लैक स्टार थिएटर वेबिनार श्रृंखला 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं देश की मशहूर सिनेमा समीक्षक, समालोचक, लेखिका डॉक्टर विजय शर्मा जी से। तो मैं इनका थोड़ा सा परिचय जरूर मैं देना चाहूंगी। जो जिनका अकादमिक रूप में पूरे हिंदी सिनेमा, भारतीय सिनेमा और विश्व सिनेमा में एक महत्वपूर्ण योगदान है छात्रों, नव युवा पीढ़ी तक सिनेमा को सहज हिंदी में पहुंचाने का भी कार्य जो है हमारे बीच, जो हमारी आज की अतिथि हैं डॉक्टर विजय शर्मा जी ने किया है। जिनके स्वागत से पहले हम उनका परिचय थोड़ा सा जरूर जान लेंगे। मैम, आपका जन्म गोरखपुर में हुआ है और आप पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रांची एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में आप रही हैं। आप देश के विविध स्थानों पर अनेक सेमिनार और कार्यशालाओं में सहभागी रही हैं। आपने विभिन्न सेमिनार, शोध शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। हिंदी इंग्लिश की कई पत्रिकाओं में सह संपादन किया है। हिंदी साहित्य ज्ञान कोश में भी आपका सहयोग है। आपका आकाशवाणी से पुस्तक, फिल्म समीक्षक, कहानी रूपक तथा वार्ता प्रसारित हुआ है। आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें इस प्रकार हैं: अपनी धरती अपना आकाश, नोबल के मंच से, वाल्ट डिज्नी एनिमेशन का बादशाह, अफ्रो अमेरिकन साहित्य स्त्री स्वर, स्त्री साहित्य और नोबेल पुरस्कार, विश्व सिनेमा कुछ अनमोल रत्न, सात समुंदर पार से, देवदार के तुंग शिखर से, हिंसा, तमस एवं अन्य साहित्यिक आलेख। साथ ही एक और महत्वपूर्ण किताब जिसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, विश्व सिनेमा में स्त्री। तो इस तरह के अनेकों किताबों की रचना आपने की है, जो हम जैसे और हमारे जितने भी युवा पीढ़ी हैं जो सिनेमा को गंभीर रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही लाभप्रद है। तो मैम, आपका इस ब्लैक स्वायर थिएटर में आपका स्वागत है। और जैसा कि विषय है सिनेमा में बायोपिक, पाश्चात्य एवं भारतीय, तो मैम इसी से हम अपनी बात शुरू करते हैं। सभी को मेरा नमस्ते। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगी ब्लैक सॉयल थिएटर का और डॉक्टर सुरभि का, जिन्होंने मुझे इससे जोड़ा और मुझे यहाँ पर एक अपनी बात साझा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम इस वेबिनार के द्वारा एक सह यात्रा पर निकल रहे हैं और ये यात्रा इस वेबिनार के साथ समाप्त नहीं होगी, बल्कि हम इसको आगे भी ले चलेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ काफी समय तक रहनी चाहिए, तभी इस वेबिनार की सफलता होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। तो जो भी मेरे सहयात्री हैं, सबका मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी। जैसा कि आपने बताया, हमारा आज का विषय पाश्चात्य और भारतीय बायोपिक के ऊपर आधारित है, तो हम वहीं से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सिनेमा एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। सिनेमा की अपनी ताकत है और सिनेमा की अपनी सीमा भी है। सिनेमा साहित्य से काफी कुछ ग्रहण करता है, लेकिन वो साहित्य से काफी आगे जाता है। तो ऐसा है कि साहित्य में जो बातें पन्नों पन्नों में कही जाती हैं, वो बात सिनेमा में कुछ पलों में दिखा दी जाती है। सिनेमा चूंकि ऑडियो विजुअल माध्यम है, वो हमें ज्यादा अपील करता है। पढ़े लिखे लोग ही सिर्फ साहित्य का रसास्वादन कर सकते हैं, लेकिन सिनेमा एक ऐसी विधा है जो पढ़े लिखे और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक भी जाती है, उनको भी प्रभावित करती है। सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो सिनेमा का सफर, मनुष्य के सफर के बरक्स अगर हम देखें
तो शायद बहुत छोटी सी उसने यात्रा की है, 100 सवा 100 साल का है, लेकिन इस 100 सवा 100 साल में सिनेमा ने बहुत प्रगति की है। सिनेमा चूंकि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो विज्ञान जैसे जैसे उन्नति कर रहा है, जैसे जैसे उसमें विकास हो रहा है, शोध हो रहा है, वैसे वैसे सिनेमा भी बदलता जा रहा है। और इस छोटी सी अवधि में ही सिनेमा ने एक बहुत बड़ी यात्रा तय की है, बहुत लंबी छलांग लगाई है। और आज सिनेमा बनाना, सिनेमा देखना बहुत आसान हो गया है, सिनेमा पे बात करना बहुत आसान हो गया है। पहले सिर्फ हम मानते थे कि सिनेमा मनोरंजन का साधन है, और अभी हाल ही में एक फिल्म में कहा भी गया है कि सिनेमा कुछ नहीं, बस एंटरटेनमेंट 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 है। लेकिन हम लोग जो सिनेमा से गहराई से जुड़े हुए हैं, जो सिनेमा का अध्ययन अध्यापन करते हैं, उद्देश्यपूर्ण उसे मानते हैं, वो जानते हैं कि सिनेमा मनोरंजन तो है, लेकिन मात्र मनोरंजन नहीं है। सिनेमा हमें बहुत कुछ देता है। सबसे पहले तो सिनेमा हमें कल्पना करना सिखाता है। सिनेमा से हम कल्पना करना सीखते हैं, और जिसका कोई अंत नहीं होता है। कल्पना तो अनंत है, तो हमें ये अनंत की ओर ले जाता है। सिनेमा हमें प्रेरित भी करता है। सिनेमा के द्वारा हम देखते हैं कि कैसे दूसरे लोगों ने जीवन जिया है, उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आई हैं, किन किन बाधाओं को उन्होंने पार किया है, और इस संघर्ष के द्वारा वो कैसे निकल के आए हैं और उन्होंने अपना जीवन संवारा है। तो सिनेमा हमें कहीं पर बहुत प्रोत्साहित करता है, बहुत प्रेरित करता है। और सिनेमा हमें मैं जैसा समझती हूँ, हमें समृद्ध करता है, बहुत ज्यादा समृद्ध करता है। हम एक जीवन में ही न मालूम कितने जीवन जी सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी सिनेमा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। और सिनेमा की पहुंच दूर दूर तक है। ये एक ऐसा माध्यम है जो एक लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है, और इससे तो न मालूम कितने लोग जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ते जाएंगे, चाहे वो वृद्ध हो, युवा हो, बच्चे हो, सभी इससे जुड़े हैं। जरूरत यह है कि हम सिनेमा को सही ढंग से देखना सीखें, न सिर्फ मनोरंजन के लिए इसका उपयोग करें, वरन इसको गहराई से जानने समझने का प्रयास करें। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह हम लोग मिल बैठें और इस पर चर्चा करें, इस पर बात करें। तो इस दृष्टि से भी आज का ये जो वेबिनार है, मुझे लगता है कि काफी सफल होने वाला है, क्योंकि हम सिनेमा की गहराई में आज उतरने वाले हैं। जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो बहुत तरह का सिनेमा है। उसे तमाम श्रेणियों में बांटा जाता है। हमारे देश का जो सिनेमा है, जहां पर भारत में शायद दुनिया में सबसे ज्यादा सिनेमा बनता है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एक अलग ढंग का सिनेमा बनता है, जो शायद विश्व में कहीं नहीं बनता है ऐसा सिनेमा। ये भारतीय सिनेमा की विशेषता है। भारतीय सिनेमा भारत की संस्कृति को दिखाता है। हर देश का सिनेमा अपने देश की संस्कृति को जरूर प्रस्तुत करता है, वो संस्कृति का अंग है। तो भारत और भारतवासी चूंकि बहुत उत्सव प्रिय है, इसलिए हम देखते हैं कि भारत का सिनेमा भी नाच गाने से भरपूर होता है। दूसरे देशों में अगर हम देखें तो वहां पर अगर नाच गाने की बात आती है तो सामान्य रूप से हमें सिनेमा में वो देखने को नहीं मिलता है। वहां पर एक अलग जॉनर है, म्यूजिकल फिल्म्स उनको कहते हैं। उन फिल्मों में खूब गाने होते हैं, खूब नृत्य होता है। लेकिन हमारे यहाँ हर फिल्म में करीब करीब हर फिल्म में खूब नाचना गाना होता है। पेड़ों के इर्द गिर्द नाचते हैं, कहानी से संबंध नाच गाना होता है, कभी कभी उससे नहीं भी जुड़ा होता है, लेकिन खूब नाच गाना हमारे यहाँ होता है। तो ये हमारी अपनी विशेषता है।
इसी तरीके से अगर हम सिनेमा को बांटें तो बहुत श्रेणियों में हम सिनेमा को बांट सकते हैं। जैसे कि म्यूजिकल सिनेमा मैंने अभी नाम लिया, ऐसे ही ड्रामेटिक सिनेमा हो सकता है, ड्रामा, मेलो ड्रामा हो सकता है, साइंस फिक्शन हो सकता है। इसी तरीके से एक श्रेणी अलग है सिनेमा की, वो है बायोपिक। तो बायोपिक जिस पर आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं, वो एक विशिष्ट शैली है सिनेमा की, और इसमें कई ढंग से बायोपिक बनते हैं। किसी व्यक्ति की जीवनी को आधार मान करके बायोपिक बनता है, कभी किसी की आत्मकथा को आधार मान के बायोपिक बनता है, और कभी कभी फिल्म डायरेक्टर जो है किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई बातों को एकत्र करता है और स्क्रीन प्ले बनाता है और उस पर वो फिल्म बनती है। बायोपिक जब हम कहते हैं तो अक्सर किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, उपलब्धि प्राप्त किए हुए व्यक्ति के ऊपर बनती है, लेकिन कई बार जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो, लेकिन हाँ, उसने जरूर कुछ ऐसा किया होता अपनी जिंदगी में कि जिसे लोग देखना चाहते हैं, जिसे लोग जानना चाहते हैं, तभी वो बायोपिक की विषय वस्तु, वो उसका जीवन बनता है। तो बायोपिक एक अलग श्रेणी का सिनेमा है। इसमें कोई खास व्यक्ति प्रमुख होता है और उससे और उसके जीवन से जुड़ी हुई बातों को हम पर्दे पर देखते दिखाते हैं। इसे ही बायोपिक की संज्ञा दी जाती है। बायोपिक की जब हम बात करते हैं तो बायोपिक कभी कभी बहुत संश्लिष्ट हो सकती है, कभी बहुत लूजली किसी घटना को लेकर के बायोपिक बनती है। जैसे कि अगर हम जोधा अकबर की बात करें तो हम मान के चलते हैं कि वो ऐतिहासिक चरित्र है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वैसा ही ऐतिहासिक चरित्र रहा हो। अगर हम इतिहास खंगालेंगे तो शायद जोधा अकबर जो फिल्म बनी है वो इतिहास से मैच नहीं करती है, लेकिन हम उसे ऐतिहासिक फिल्म भी मान सकते हैं और कुछ लोग उसे बायोपिक भी मानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर फिल्म बनती है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ा काम किया होता है, तो उसके बारे में लोग जानते रहते हैं, पहले से ही बहुत कुछ जानते होते हैं। तो वहां पर जब फिल्म बनती है तो बहुत कठिनाइयां भी आती हैं। तो इसलिए बायोपिक बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ा जोखिम भी है, क्योंकि जब भी बायोपिक बनता है किसी व्यक्ति से जुड़ा होता है तो अक्सर संभावना रहती है कि कोई ना कोई इस पर आपत्ति करेगा। अगर वो व्यक्ति खुद जीवित है तो शायद वही आपत्ति करे कि मेरा जीवन तो ऐसा नहीं है, या फिर उसके परिवार के लोग आपत्ति करें कि जो दिखाया गया है वो सटीक नहीं दिखाया गया है, ऐसा हो सकता है। या फिर उसके समुदाय के लोग आपत्ति करें कि नहीं, ये तो ठीक ढंग से नहीं दिखाया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं था। तो तमाम तरह की आपत्तियों की संभावना बायोपिक बनाने में रहती है, खतरा है। इसके बावजूद बायोपिक बनती है। अभी कुछ दिन पहले जब हमारे यहाँ बायोपिक एक बनी थी जिस पर करणी सेना ने बहुत आपत्ति की, और हाँ, जायसी के पद्मावत, पद्मावत मैम। पद्मावत, मैं नाम भूल रही थी, पद्मावत पर हमारे यहाँ बना एक बायोपिक, लेकिन उसको लेके बहुत ज्यादा, हालांकि देखा जाए तो वो बायोपिक बहुत उसको एकदम सटीक बायोपिक भी नहीं मान सकते, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक चरित्र है और उसको जायसी ने अपने काव्य में प्रस्तुत किया था और उस पर फिल्म बनी है, लेकिन फिर भी आपत्ति हो जाती है। इसी तरीके से जोखिम तो है ही, साथ ही साथ बहुत बड़ी चुनौती भी है बायोपिक बनाना,
क्योंकि जब आप बायोपिक बनाते हैं तो आपको बहुत शोध करना होता है, और अगर किसी जीवनी या आत्मकथा पर आधारित है तो उसकी मूल तत्व तक जाने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि उस तरीके से डायरेक्टर दिखा नहीं पाता है, जो व्यक्ति था या जो जीवन था वैसा नहीं पर्दे पर उभर पाता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि ठीक वैसा ही दिखाया जाए जैसा वो व्यक्ति था, जैसा वो, अगर वह ऐतिहासिक है तो वैसा वो काल था, और उसके हाव भाव, उसके मैनरिज्म को ठीक ठीक दिखाया जाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि सटीक अभिनेताओं का चुनाव किया जाए, तभी जाकर के एक अच्छी बायोपिक बन सकती है। तो बायोपिक बनाने के अपने खतरे हैं, अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बायोपिक बनती रही है। काफी अरसे से, जब से फिल्में बन रही हैं तब से बन रही है, और आगे भी जरूर बनती रहेगी। हम जब बायोपिक के विश्लेषण की बात करते हैं तो सिनेमा का विश्लेषण जैसे कई तरीके से हो सकता है, वैसे ही बायोपिक का भी विश्लेषण बहुत तरह से हम कर सकते हैं, उसकी समीक्षा बहुत तरह से हम कर सकते हैं। हम केवल कथानक दे सकते हैं कि जो नरेटिव है वो कैसा है इस बायोपिक का, वो पूरे जीवन को दिखा रहा है या किसी खास घटना को दिखा रहा है, ऐसा लिया जा सकता है, इसको लेकर के पूरा विस्तार किया जा सकता है। कई बार हम जब बायोपिक की समीक्षा करते हैं तो हम जरूर देख सकते हैं कि बायोपिक अगर किताब पर आधारित है तो उस जीवनी पर या आत्मकथा जिस पर भी वो आधारित है उसके प्रति कितनी सच्ची रही है, कितनी ईमानदारी से काम हुआ है, ये भी हम विश्लेषित कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी खास वाद के तहत हम बायोपिक का विश्लेषण करें, जैसे कि हम जिन दो फिल्मों की खास तौर पर चर्चा करने वाले हैं, भूमिका और महानटी, चूंकि दोनों ही अभिनेत्रियों पर आधारित बायोपिक है, इसलिए हो सकता है इसे हम नारीवादी दृष्टि से देखें कि नारीवादी दृष्टि से ये कितना उचित बायोपिक है। कई बार ऐसा भी करते हैं कि 2 या 3 बायोपिक लेते हैं और उनकी तुलना करके देखते हैं कि ये कैसी बनी है। हालांकि तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि तुलना करते ही एक को हम नीचे गिराते हैं, एक को ऊपर उठाते हैं, ऐसा हो जाता है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। तो लेकिन तुलना के द्वारा भी हम विश्लेषित कर सकते हैं। बायोपिक की अन्य सिनेमा की तरह, अन्य फिल्मों की तरह हम एक और तरीके से समीक्षा कर सकते हैं, वो है एक बायोपिक को लेकर के फिल्मी भाषा में उसका विश्लेषण, कि एक फिल्म के रूप में फिल्मी भाषा को वो कहाँ तक पूरा करती है। जब हम फिल्मी भाषा की बात करते हैं तो हम कहानी की बात बहुत बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि चरित्र चित्रण कैसा हुआ है, पात्र कैसे रहे हैं, और उनका लोकेशन फिल्म का कैसा रहा है, कैमरा का एंगल कैसा रहा है, और जो साउंड उस पर प्रयोग किया गया है वो साउंड कैसा है। तो सिनेमा की भाषा में जैसे हम और फिल्मों का विश्लेषण करते हैं, वैसे ही हम बायोपिक का भी विश्लेषण कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे फिल्मों का विश्लेषण तरह तरह से हो सकता है, वैसे बायोपिक फिल्म का भी विश्लेषण बहुत तरह से हो सकता है। और चूंकि हमारा विषय है पाश्चात्य और भारतीय बायोपिक, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो भारत में शुरू से बायोपिक बनती रही हैं, लेकिन मैं कुछ बायोपिक की बात करना चाहूंगी। सभी की करना बहुत मुश्किल है और एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। अभी हाल ही में एक बायोपिक आई थी, गली बॉय, जो एक सिंगर के ऊपर है, और फिल्म खूब चली, खूब उसकी प्रशंसा हुई, खूब बॉक्स ऑफिस पर भी वो सफल रही, और समीक्षकों ने भी उसकी अच्छी रिपोर्टिंग की।
लेकिन जब उसको पुरस्कार मिला तो कुछ लोगों को आपत्ति हुई कि इस फिल्म को क्यों पुरस्कार मिला, इसमें कैसी ऐसी कौन सी विशेषता थी। इसके बनस्पत इस साल बनी हुई और फिल्में थी जिनके गाने और अच्छे थे, जिनके डायलॉग और अच्छे थे, उनको ये सम्मान मिलना चाहिए था। खैर, गली बॉय एक बहुत अच्छी बायोपिक के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। एक और बायोपिक आई जिसको सभी युवाओं ने बहुत पसंद किया, देखा गया, खूब चर्चा हुई और खूब गर्मा गर्म चर्चा हुई, वो है संजय दत्त के जीवन पर बनी हुई बायोपिक, वो है संजू। संजू को लेकर के तमाम आपत्तियां भी हुई और कहा गया कि निर्देशक ने सही ढंग से उसके जीवन को नहीं दिखाया है, सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन वो भी एक हमारे पास उपलब्ध बायोपिक है। कुछ पुराने समय में एक अभिनेत्री हुई हैं सिल्क स्मिता, उनके जीवन पर एक फिल्म बनी द डर्टी पिक्चर। विद्या बालन उसमें है और उसी का वो डायलॉग भी है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो वो भी एक बायोपिक है। एक और बायोपिक शायद हमारे साथ हमेशा रहेगी, वो है पान सिंह तोमर। दो कारण है कि पान सिंह तोमर तो अपने आप में ही एक प्रमुख व्यक्ति रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे याद रखने का कारण होगा या हमारे पसंद करने का कारण होगा जिस व्यक्ति ने पान सिंह तोमर की भूमिका की है। वो हम सबके चहेते अभिनेता रहे हैं इरफान खान, और अभी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हुई है। तो चूंकि वो इतने उत्तम अभिनेता रहे हैं कि शायद इस फिल्म को भी हम हमेशा याद रखेंगे। यहीं पे मैं बता दूं कि फिल्म की सीमा भी होती है। अब जब भी पान सिंह तोमर की बात होगी तो जिन लोगों ने पान सिंह तोमर को नहीं देखा है उनके दिमाग में हमेशा इरफान की छवि ही रहेगी। ये सिनेमा की एक सीमा भी है कि अगर हम अकबर को याद करते हैं तो हमें पृथ्वीराज कपूर की याद आती है, क्योंकि हम उसी के रूप में अकबर को देखते हैं। खैर, तो एक और फिल्म आई और खूब चली, वो भाग मिल्खा भाग। वो भी बायोपिक है। और एक और बायोपिक का नाम मैं लेना चाहूंगी जो कि झारखंड, जहां से मैं हूँ, उससे जुड़ी हुई है। और उसके एक अभिनेता ने अभी अभी सुसाइड किया है और सारा देश उससे बहुत प्रभावित है, बहुत लोग शोक में है। सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी की भूमिका निभाई है इस फिल्म में। फिल्म है धोनी, आप सब लोग जानते हैं। तो ये भी एक बायोपिक है और खूब चर्चित बायोपिक रही है। जब झारखंड की बात चलिए तो मैं बता दूं यहाँ से एक और बायोपिक बनी है और वो बायोपिक है माझी द माउंटेन मैन। और ये फिल्म भी काफी सराही गई और ये बायोपिक है क्योंकि झारखंड का ही वो व्यक्ति था जिसने पहाड़ खोद करके राह बनाई और एक जुझारू व्यक्ति का होने के नाते उसे बायोपिक का आधार बनाया गया है। बैंडिट क्वीन एक और फिल्म बायोपिक के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। वो व्यक्ति अभी हाल तक हमारे बीच में था, हमारे पार्लियामेंट तक वो पहुंचा, लेकिन उसका जीवन इतना दुर्दांत, इतना कष्टकर, इतना अत्याचारपूर्ण रहा। और फिल्म भी इस बात को बहुत ही शिद्दत से दिखाती है। तो बैंडिट क्वीन एक और बायोपिक भारत में उपलब्ध है जो कि शायद कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। खिलाड़ियों पर धोनी बनी है, खिलाड़ियों पर ही दंगल भी बायोपिक है। और हमारे यहाँ खिलाड़ियों के अलावा शहीदों पर भी फिल्में बनी हैं बायोपिक के रूप में। भगत सिंह पर कई फिल्में बनी हैं बायोपिक के रूप में। और जैसे जनता जरूर जानना चाहती है कि कोई खिलाड़ी अपने जीवन में कैसा है,
या एक क्रांतिकारी अपने जीवन में कैसा था, और उस पर बायोपिक बनती है। इसी तरीके से जनता बहुत ज्यादा उत्सुक होती है जानने में कि राजनेता का जीवन कैसा होता है। और राजनेताओं पर तो खूब बायोपिक बनती हैं, हमारे देश में भी बनी है, बाहर भी बनी है। हॉलीवुड में तो खूब बनी है। हॉलीवुड में, अमेरिका में जितने प्रेसिडेंट हुए हैं उनमें से कई प्रेसिडेंट के ऊपर बायोपिक बनी है। कैनेडी के ऊपर बायोपिक बनी है, लिंकन पर बायोपिक बनी है, निक्सन पर बायोपिक बनी है, और हमारे देश में भी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक बायोपिक हमारे पास उपलब्ध है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके जीवन पर भी बायोपिक बनी है। मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ ज्यादा। कुछ और बायोपिक का मैं उल्लेख करना चाहूंगी, लिस्ट तो बहुत लंबी है। एक बायोपिक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के जीवन पर आधारित है। फिल्म का नाम ही है अलीगढ़। मैं चाहूंगी कि अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस फिल्म को अवश्य देखें। मनोज वाजपेयी में उसने उसमें प्रोफेसर का किरदार निभाया है, और बहुत ही संवेदनशील ढंग से इस बायोपिक को बनाया गया है। जरूर देखनी चाहिए, और देखना चाहिए कि समाज, जो व्यक्ति जरा भी समाज के विरुद्ध चलने का प्रयास करता है, या जो समाज के मुख्य धारा से अलग जीवन जीना चाहता है, उसके साथ समाज कैसा व्यवहार करता है, ये जानने के लिए और इससे कुछ सीखने के लिए अलीगढ़ फिल्म हमें अवश्य देखनी चाहिए। इसी तरीके से एक और बायोपिक आई है, नो वन किल्ड जेसिका, जिसके हत्यारे को अभी अभी कोर्ट ने रिहा भी किया है। लेकिन ये फिल्म बहुत पहले बनी थी, और इस बायोपिक में पहले ही अपनी ओर से ही वर्डिक्ट भी दे दिया गया था, उसकी बहुत आलोचना भी हुई। एक और बायोपिक आई और बहुत पसंद की गई, और काफी मनोरंजक भी थी, और वो है गुरु। हालांकि अभिषेक बच्चन की बहुत कम फिल्में सफल हुई हैं, लेकिन गुरु एक ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने बहुत ही ऑथेंटिक काम किया है, और शायद उनको हमेशा उस फिल्म के लिए याद रखा जाएगा। गुरु एक बहुत अच्छी बायोपिक है, जो कि अंबानी के ऊपर है। एक और हिंदी की ही फिल्म मैं बायोपिक के रूप में लेना चाहूंगी, वो है रंग रसिया। हमारे यहाँ कलाकारों पे बहुत कम फिल्में बनती हैं, लेकिन रंग रसिया कलाकार के ऊपर बनी हुई फिल्म है। ये राजा रवि वर्मा के जीवन पर बनी हुई फिल्म है, और ठीक इसी जीवनी पर, राजा रवि वर्मा की जीवन को लेकर के एक और बायोपिक मलयालम में बनी है, मकरमनिया। अगर आप हो सके तो दोनों फिल्मों को देखें और खुद ही जाने कि दोनों फिल्मों में कितना अंतर है। एक ही व्यक्ति है, उसी के जीवन को लेके बनाया गया है, दो बायोपिक बनी है, लेकिन दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग है। ये दिखाता है निर्देशक के दृष्टिकोण को। फिल्म चूंकि निर्देशक की ही होती है कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही चरित्र को लेकर के दो फिल्में बनी हैं, और दोनों फिल्में अपनी बात बिल्कुल अलग ढंग से कहती हैं। एक और बायोपिक का मैं जिक्र करना चाहूंगी, वो है मलयालम और इंग्लिश की प्रसिद्ध लेखिका और कवित्री हैं कमला दास। उनके जीवन पर अभी कुछ दिन पहले मलयालम में फिल्म बनी है। फिल्म का नाम है आमी। कमला दास का अपना जीवन बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया। वो एक बहुत समृद्ध परिवार से आती हैं,
उनका परिवार बहुत ही सुसंस्कृत और साहित्य से जुड़ा हुआ परिवार है। उन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं की, तो उनके जीवन को लेकर के एक बायोपिक बनी है मलयालम में, आमी। तो ये और एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ फिल्में हैं बायोपिक के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो वहां भी एक बहुत लंबी लिस्ट है बायोपिक की। हम सब परिचित हैं गांधी फिल्म से, जो कि इसमें थोड़े से भारतीय कलाकारों ने भी काम किया है, लेकिन मुख्य रूप से ये बाहर की फिल्म है और इतने ग्रैंडियोर ढंग से बनी है, इतने विशाल पैमाने पर बनी है कि अभी तक भारत में बनने वाली किसी भी गांधी फिल्म को हम उस ऊंचाई तक नहीं पाते हैं। अब गांधी पर जो भी फिल्म भारत में बनती है, हमेशा उससे तुलना की जाती है कि एटनबरो की गांधी कैसी, और हम पाते हैं कि अभी तक जितनी फिल्में बनी हैं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंची हैं, शायद भविष्य में जरूर पहुंचे। जब बायोपिक की बात होती है तो कुछ विद्वान मानते हैं कि बायोपिक में किरदार का नाम ज्यों का त्यों आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं है। जहां पर वास्तविक चरित्र का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है लेकिन उसके पूरे जीवन को दिखाया जाता है, तो उसको भी हम बायोपिक की श्रेणी में रखते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है, और इस फिल्म से सिनेमा के जितने भी अध्ययन करता है उनको गुजरना ही है, और ये फिल्म है सिटीजन केन। सिटीजन केन दो व्यक्तियों के जीवन को दिखाती है। एक तो स्वयं जो निर्देशक है ऑर्सन वेल्स, उनका जीवन उसमें दिखाई देता है, लेकिन ऑर्सन वेल्स का नाम फिल्म में नहीं है। और एक और जो अखबार का बहुत बड़े, बहुत धनी, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, अखबार का मालिक, उसका जीवन इसमें है, लेकिन उसका नाम भी बदल दिया गया है। उसके बावजूद सिटीजन केन 100% बायोपिक है, ऐसा सभी का मानना है। और बायोपिक के रूप में इसका अध्ययन भी होता है, साथ ही साथ इस फिल्म का अध्ययन सिनेमा की भाषा सीखने सिखाने के लिए भी उपयुक्त है। अगर हम बाहर की फिल्मों की बात करें तो जब बाहर की बात कहते हैं तो तमाम देश हैं, तमाम देशों में बायोपिक बनती है। बहुत सारी फिल्में हम तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन इंग्लिश और फ्रेंच की फिल्म अक्सर हमारे पास आ जाती है। बहुत सारी फिल्में अमेरिका में और यूरोप में जो बनती हैं वो ब्लैक लोगों को लेकर के भी बनी है, क्योंकि वहां पर ब्लैक आबादी काफी है अमेरिका में, तो उस पर भी उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं, तो ब्लैक लोगों पर भी बहुत सारी बायोपिक बनी है। एक बायोपिक जो मैं चाहूंगी कि हर व्यक्ति देखे, सिनेमा प्रेमी उसे जरूर देखे, और वो है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। बहुत ही प्यारी फिल्म है और किसी के जीवन पर आधारित है, इसलिए भी ये हमें देखनी चाहिए कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या हुआ, एक ब्लैक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या हुआ और कैसे वो उससे उबर पाता है। ब्लैक बायोपिक की बात अगर हम करें तो मालकॉम एक्स हमारे पास है, वो वास्तविक किरदार पर आधारित है। जो ब्लैक लीडर हुए हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दोनों के ऊपर बायोपिक बनी है, और दोनों ही
देखने योग्य बायोपिक है। ब्लैक जीवन पर ही एक और बायोपिक बनी। ये अमेरिका से संबंधित नहीं है बल्कि साउथ अफ्रीका से संबंधित है। वहां पर भी रंग भेद नीति है और वो फिल्म है क्राई फ्रीडम। लेकिन इसे बनाने वाले हॉलीवुड के ही डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही इसे बनाया है और बहुत मार्मिक फिल्म है। मैं कहूँगी उसे जरूर देखना चाहिए। एक और हॉलीवुड की फिल्म आई जो स्लेवरी पर आधारित है और हॉलीवुड के जो एंटरटेनमेंट होता है, जो ग्रैंड्योर होता है, जो खूबसूरती होती है, उसको लेकर के एक दास के जीवन को दिखाया है। वो है 12 Years ऑफ अ स्लेव। अभी कुछ दिन पहले आई और खूब चर्चित हुई। तो बाहर चूंकि नस्ल भेद बहुत जबरदस्त रहा अभी हाल में, खास तौर से हमने देखा है कि अभी भी उस पर आपत्ति चल ही रही, प्रतिरोध पूरे विश्व में चल रहा है। तो उस पर भी कई बायोपिक हमें प्राप्त होती हैं। अमेरिका अपने राष्ट्रपतियों पर खूब बनाता है बायोपिक, मैंने अभी बताया ही। तो कैनेडी क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनके ऊपर तो फिल्म बनी है, उसका नाम है JFK। और ऐसा माना जाता है कि व्हाइट हाउस में उनकी पत्नी ही सौंदर्य और फैशन लेकर के आई, जैकलिन कैनेडी। तो उनके ऊपर भी एक फिल्म बनी है, फिल्म का नाम है जैकी। निक्सन वहां के एक और प्रेसिडेंट हुए, उनके ऊपर भी एक फिल्म बनी है। लेकिन एक और बायोपिक जिसे मैं देखने की गुजारिश करूंगी वो है लिंकन। लिंकन अमेरिका के बहुत पुराने प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनका महत्व इसलिए है कि उन्होंने स्लेवरी हटाने के बिल को पास करवाया, जो कि एक बहुत कठिन काम था। उस समय अमेरिका में स्लेवरी बहुत फायदे का धंधा था और कोई उसे हटाना नहीं चाहता था। लेकिन लिंकन ने अपने प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व से, अपने तर्कों से इस बिल को पास करवाया। और यहाँ पर एक बात और बताती चलूं कि कोई जरूरी नहीं है कि जब हम बायोपिक बनाएं तो उस किरदार को बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था तक पूरा दिखाएं। कभी कभी उस व्यक्ति की जीवन की किसी प्रमुख घटना को मुख्य रूप से दिखाते हुए बायोपिक बनती है। लिंकन एक ऐसी ही बायोपिक है जिसमें लिंकन के पूरे जीवन को नहीं दिखा करके इस घटना को प्रमुख रूप से दिखाते हुए, प्रस्तुत करते हुए ये फिल्म बनी है। लेकिन देखने योग्य फिल्म है। और बहुत लूजली अगर हम देखें तो कहीं पर ये हमारे एक बहुत लूज बायोपिक है। सरकार, जो कि बाला साहब ठाकरे की जीवन बनी है, वो उसे मैं पूरा पूरा बायोपिक नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन उससे काफी कई चीजें इस फिल्म की मिलती हैं। दोनों का चरित्र बिल्कुल अलग है, दोनों बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, लेकिन कहीं पे मुझे लगता है कि कुछ जुड़ाव है, कुछ समानता है। एक नायक है, एक प्रतिनायक है, मैं कहूंगी है। तो हम लोग पाश्चात्य बायोपिक की बात कर रहे हैं। पाश्चात्य बायोपिक की बात करते तो वहां पर हमें फ्रेंच फिल्में प्राप्त होती हैं और फ्रेंच फिल्मों में कलाकारों पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। एक फिल्म जो अभी हाल में आई है और बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, वो चित्रकार के ऊपर है, दो स्त्रियों के ऊपर है, और उस फिल्म का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ऑन फायर। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ऑन फायर। फ्रेंच फिल्म है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ उपलब्ध है। जब कलाकारों पर बनने वाली फिल्म की बात हम करते हैं तो भारत में जो सबसे ज्यादा परिचित है जिस बायोपिक से, वो है फ्रीडा। फ्रीडा एक और कलाकार के जीवन पर बनी हुई फिल्म है।
इसी तरीके से वैज्ञानिकों के ऊपर बहुत सारी बायोपिक बनी है। एक मैथमेटिशियन के जीवन पर बनी फिल्म आई, अ ब्यूटीफुल माइंड, बायोपिक है। एक गणितज्ञ के जीवन पर है, नाश के जीवन पर है, और बहुत ही दर्शकों के द्वारा सराही गई। एक बहुत अच्छी बायोपिक है, क्योंकि एक व्यक्ति किस तरह से स्ट्रगल करता है अपने आप में, वो दिखाया गया है इसमें। तो बायोपिक अक्सर उन पर बनती है जिनके जीवन को हम लोग शिद्दत से जानना चाहते हैं। फिल्म के लोग उनके जीवन पर तो हम एकदम जरूर जानना चाहते हैं, इसी के चलते अखबारों में पेज 3 निकलता है और गॉसिप कॉलम निकलते हैं। तो अभिनेता और अभिनेत्रियों के जीवन पर भी बहुत सारे बायोपिक बने हैं। हॉलीवुड की एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री, लोकप्रिय अभिनेत्री, खूबसूरत अभिनेत्री रही हैं मर्लिन मुनरो। उनके ऊपर एक बायोपिक बनी है और उसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ मर्लिन मुनरो। और मजे की बात यह है कि आज जिन दो फिल्मों की चर्चा हम करने वाले हैं, वो भी दोनों अभिनेत्रियों पर बनी हुई फिल्में हैं। दोनों ही अभिनेत्रियां बहुत खूबसूरत रही हैं, दोनों ही बहुत प्रसिद्ध रही हैं, दोनों ने ही ढेर सारी फिल्मों में काम किया है। और ये दो फिल्में हैं। भूमिका हिंदी की फिल्म है, लेकिन मराठी अभिनेत्री के जीवन पर आधारित है। और दूसरी फिल्म महानटी तेलुगु में है। वो दक्षिण की एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री सावित्री नाम से हुई है, उनके जीवन पर आधारित है। महानटी फिल्म ही जब तमिल में बनी तो उसका नाम है नेडिगयिर नेडिगयिर तिलगम। नेडिगयिर तिलगम, वो लोग गा कहते हैं, का नहीं कहते, तिलकम हिंदी में होगा, लेकिन तिलगम है। तो दोनों ही अभिनेत्रियां हैं और इन्हीं की बात मैं विस्तार से करना चाहूंगी। तो मेरे ख्याल से भूमिका फिल्म काफी लोगों ने देखी होगी। भूमिका 77 की फिल्म है, 1977 में बनी है। लेकिन ये मराठी स्टेज और फिल्म की अभिनेत्री, बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हुई है 40 और 50 के दशक में। उनका नाम था हंसा वाडेकर। हंसा वाडेकर ने अपनी जीवनी लिखाई, बोल करके लिखवाई। उन्होंने खुद नहीं लिखी, लेकिन वो आत्मकथा के रूप में ही जानी जाती है। और मराठी में इस आत्मकथा का नाम है सांगत्ये आयका। मेरे ख्याल से मैं सही उच्चारण कर रही हूँ, सांगत्ये आयका। हिंदी में इसका अनुवाद आया है सुनो और मैं कहती हूँ। तो ये एक आत्मकथा है हंसा वाडेकर की, और इसी आत्मकथा को आधार बना करके श्याम बेनेगल ने 1977 में फिल्म भूमिका बनाई। जो भी सिनेमा के अध्येता हैं, जो भी सिनेमा का गंभीर रूप से अध्यापन करते हैं, उनके लिए ये भूमिका फिल्म एक मस्ट जरूर देखनी है, क्योंकि सिनेमा की भाषा के अध्ययन के लिए भी ये फिल्म बहुत उपयुक्त है। तो जैसा हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, कोई जरूरी नहीं है कि बायोपिक में उस व्यक्ति का नाम ज्यों का त्यों रखा जाए। तो भूमिका फिल्म में भी श्याम बेनेगल ने
हंसा वाडेकर का नाम हंसा वाडेकर नहीं रखा है, बल्कि उसे दो नाम दिए हैं। उसका घर का नाम उषा है, और जब चूंकि वो अभिनेत्री है, फिल्मों में काम करती है, तो फिल्म के लिए उसका नाम है उर्वशी, उर्वशी दलवी। और घर का नाम है उषा दलवी, लेकिन जीवनी है हंसा वाडेकर की। तो ये एक बहुत ही उपयुक्त बायोपिक है, बायोपिक की परिभाषा को पूरा करती हुई फिल्म है, और इस पर हम लोग काफी कुछ बात कर सकते हैं। दूसरी फिल्म जिसकी मैं बात कर रही हूँ, महानटी। महानटी फिल्म बनी है तेलुगु में, और जो एक्ट्रेस है वो तेलुगु और तमिल दोनों फिल्मों की एक समय की बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, और इस भूमिका को महानटी जो सावित्री है, महानटी फिल्म की जो नायिका सावित्री है, उस भूमिका को कीर्ति सुरेश नाम की अभिनेत्री ने निभाया है। और कीर्ति सुरेश बहुत खूबसूरत है, अभिनय में कुशल है। जो चूंकि सावित्री अभी हाल तक 1981 तक जीवित थी, तो बहुत से लोग उनको जानते पहचानने वाले अभी भी हैं। उनके अनुसार कीर्ति सुरेश ने इस भूमिका को बखूबी निभाया है, बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। सावित्री के जीवन में न केवल सिने प्रेमी रुचि लेते हैं इसलिए ये बायोपिक बनी है, बल्कि सावित्री एक और कारण से भी बहुत जानी जाती रही हैं। उनकी आलोचना भी होती है, उनकी प्रशंसा भी होती है, और लोग उनके जीवन के विषय में जानना भी चाहते हैं। वो बात ऐसी है कि उनका संबंध पहले प्रेम और फिर विवाह तमिल के ही एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता जैमिनी गणेशन से रहा। दक्षिण में एक समय 3 ही अभिनेता हुआ करते थे, और जैसे हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन का नाम है, ठीक उसी तरह दक्षिण में इस कैलिबर के 3 अभिनेता हुए हैं, एमजी रामचंद्रन और शिवाजी गणेशन, और तीसरे थे जैमिनी गणेशन। शिवाजी गणेशन और एमजीआर, ये लोग दोनों तो पॉलिटिक्स में चले गए, जैमिनी गणेशन पॉलिटिक्स में नहीं गए। इस बायोपिक में लोगों की रुचि लेने का एक कारण ये भी है कि जैमिनी गणेशन खुद भी बहुत खूबसूरत हीरो हुआ करते थे, और उनको टाइटल ही मिला हुआ था किंग ऑफ रोमांस। तो पर्दे पर तो वो किंग ऑफ रोमांस थे ही, रोमांटिक फिल्में करते थे, लेकिन जीवन में भी वो बहुत रोमांटिक थे कह सकती हूँ। क्योंकि जब उन्होंने सावित्री से विवाह किया तो उन्होंने अपने जीवन को छिपाया नहीं, और पहले ही बता दिया कि मेरी एक पत्नी है अलमेलू, मेरी बेटियां हैं, और मेरी एक प्रेमिका भी है पुष्पवल्ली। और हिंदी प्रदेश के लिए मैं बता दूं, पुष्पवल्ली जो अभिनेत्री रेखा है उनकी माँ है। तो जैमिनी गणेशन ने शुरू में ही सावित्री को बता दिया कि मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी प्रेमिका भी है, उसके बावजूद मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं शादी में विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन वो सावित्री से शादी करते हैं, और सावित्री उनसे उम्र में बहुत छोटी थी, कई साल का अंतराल था। सावित्री और उनकी शादी होती है। ये सारी बातें इस बायोपिक में दिखाई भी गई हैं। और जैमिनी
गणेशन की भूमिका जिस एक्टर ने की है, उसे आप देखेंगे तो आप उसके प्यार में पड़ जाएंगे। वो देखने में भी उतना खूबसूरत है और एक्टिंग तो गजब की करता है। कम से कम मैं तो उसे बहुत ही पसंद करती हूँ। उसका नाम है सलमान, दुलकर सैफ सलमान। बहुत ही खूबसूरत है और कमाल की एक्टिंग करता है। तो उसी ने जेमिनी गणेशन की भूमिका की है और बहुत सुंदर ढंग से किरदार निभाया है। जैसा कि मैं शुरू में कह रही थी कि बायोपिक बनाने का जोखिम होता है, बायोपिक बनाने पर बहुत सारे लोग आपत्ति करते हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जब ये महानटी फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के रूप में तो इसे खूब सराहना मिली, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी। और एक सप्ताह के भीतर इसने अपनी जो इसका बजट था उससे ज्यादा कमाई कर ली, बहुत फायदा हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी। आपत्ति इसलिए थी कि जिन किरदारों पर फिल्म बनी है उनसे जुड़े लोग, और ये किरदार भी दोनों, सावित्री और जेमिनी गणेशन, दोनों के परिचित, दोनों के रिश्तेदार, दोनों के दोस्त, दोनों के प्रशंसक अभी हैं। उन लोगों ने आपत्ति की। सबसे पहली आपत्ति आई जेमिनी गणेशन की पत्नी, पहली पत्नी से उत्पन्न बेटी से। 4 बेटियां हैं उनकी, पहली पत्नी से, अलमेलू से। तो उसमें से एक बेटी ने आपत्ति की। उसने कहा, मेरे पिता को ये फिल्म सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करती है। मेरे पिता जो बहुत बड़े अभिनेता थे, जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, उसको ये फिल्म बहुत रिड्यूस करके दिखाती है और एक विलन के रूप में प्रस्तुत करती है। हालांकि विलन के रूप में मुझे नहीं लगा कि फिल्म प्रस्तुत करती है, लेकिन बेटी है तो बेटी को लग सकता है ऐसा। उसने आपत्ति की और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसने इस बात को कहा। उसने ये भी कहा कि डायरेक्टर का नाम है नाग अश्वनी, नाग अश्वनी ने ठीक से शोध नहीं किया है। बायोपिक के लिए शोध करना बहुत जरूरी है। तो जेमिनी गणेशन की बेटी की आपत्ति है कि ठीक से शोध नहीं किया और मेरे पिता को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन सावित्री की बेटी, सावित्री और जेमिनी गणेशन की बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फिल्म बहुत अच्छी बनी है और विलन के रूप में नहीं दिखाया गया है। लेकिन मैं अपनी बहन के विषय में कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से ये फिल्म देखी है। तो एक ही फिल्म अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखी जा सकती है, अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से उसको देखते हैं, समझते हैं। खैर, तो ये जो महानटी फिल्म है, महानटी की पदवी जनता ने सावित्री को दी थी। वो इतनी लोकप्रिय थी, इतनी फिल्मों में उन्होंने काम किया था, इतना अच्छा काम किया था कि जनता ने उनको महानटी, महानटी माने बहुत पहुंची हुई अभिनेत्री के रूप में पदवी, जनता से उन्हें ये पदवी मिली थी और उसी पदवी के आधार पर फिल्म का नामकरण हुआ है। अगर हम महानटी फिल्म देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये बायोपिक सावित्री के बचपन को, सावित्री के किशोरावस्था को, सावित्री के युवावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, अर्थात पूरे जीवन को प्रस्तुत करती है। सावित्री फिल्म नाग अश्वनी ने एक जर्नलिस्ट के द्वारा कहलवाई है। नरेटर जो है एक जर्नलिस्ट है, एक युवा जर्नलिस्ट है, लड़की है जो बहुत महत्वाकांक्षी है और जर्नलिज्म में एक जगह बनाना चाहती है, मुकाम हासिल करना चाहती है। उसी के द्वारा ये पूरी फिल्म कहलवाई गई है। तो महानटी फिल्म में हम देखते हैं कि बचपन से
मजे में जी रही थी सावित्री। हालांकि उसके पिता नहीं थे, वो अपने ताऊ के यहाँ रहती थी, लेकिन ताऊ ने उसे नाचना गाना सिखाया था और ताऊ ही उसे लेकर के मद्रास आते हैं और उसे फिल्म में काम दिलवाने के लिए प्रयास करते हैं। उसे फिल्म में काम मिलता है और इसी दौरान उसका परिचय जेमिनी गणेशन से होता है। दोनों मिलकर के भी कई फिल्मों में काम करते हैं, रोमांटिक पेयर माना जाता था ये, और इन्होंने कई फिल्में काम किया। एक फिल्म जो मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगी वो है देवदास। देवदास कहाँ बंगाल और कहाँ हमारे यहाँ और कहाँ साउथ में पहुंच गए। तो देवदास नाम से भी तेलुगु में फिल्म बनी, तमिल में भी बनी है, मलयालम में भी है। तो उसमें जेमिनी गणेशन और सावित्री दोनों ने काम किया है और भी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है। भूमिका में भी ऐसा ही होता है। भूमिका में उषा के बचपन को फिल्म दिखाती है, लेकिन उषा का बचपन शुरू से बहुत गरीबी में है। उषा देवदासी परिवार से आती है, लेकिन उसकी माँ ने शादी की है। शादी ऐसे व्यक्ति थे कि जो गाना तो बहुत अच्छा जानता था, लेकिन एक नंबर का पियक्कड़ था, हमेशा टुन रहता था। उसकी माँ बहुत दुखी रहती है, घर में दाने नहीं हैं, लेकिन उषा की नानी उसको गाना सिखाती है। उषा की माँ इस बात से बहुत चिढ़ती है, लेकिन उषा उससे गाना सीखती है। और उसके यहाँ एक व्यक्ति आया करता था, काफी उम्र है उस व्यक्ति की, और वो उषा को फिल्मों में काम दिलाने के लिए ले जाता है। मजे की बात है, ये केशव दलवी नाम का आदमी, इसकी भूमिका जिसने की है वो बहुत आश्चर्य होता देख करके, क्योंकि हम लोग अमोल पालेकर को एक बहुत ही सीधे साधे घरेलू टाइप के बहुत ही मासूम इंसान के रूप में पर्दे पर देखते आए हैं, लेकिन भूमिका फिल्म में उन्होंने बहुत ही घुनने, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति, बहुत ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति का, केशव दलवी का अभिनय किया है। केशव दलवी जो एक समय सावित्री को गोद में उठा करके खिलाता था, वो उससे आगे चल के शादी करता है और शादी करने के बाद एक पति के रूप में उसके ऊपर शासन करता है। उसकी कमाई तो ले ही लेता है, हालांकि उषा की कमाई से ही घर चलता है। उसकी नानी, उसकी माँ, केशव, सबका खर्चा उसी के पैसे से चलता है, लेकिन उसका अपनी कमाई पर कोई हक नहीं रहता है। शुरू से केशव दलवी पैसे ले लेता है, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन वो बहुत ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का है। वो हमेशा उषा को प्रताड़ित करता है कि तुम अपने को एक्टर के साथ इतना सटके क्यों बैठी थी, उसकी ओर इतने प्यार से क्यों देख रही थी, उसके संग बात क्यों कर रही थी। हमेशा उसको परेशान करता है और शक करता है। हम देखते हैं कि सावित्री एक निष्ठ रहती है जेमिनी गणेशन के प्रति, जब उनका संबंध रहता है तब भी, और जब नहीं रहता है, जब संबंध टूट जाता है तब भी। लेकिन भूमिका फिल्म में हम देखते हैं कि उषा, और जिसका पर्दे पर अभिनेत्री के रूप में नाम है उर्वशी, ये अपने जीवन में कई पुरुषों के पास जाती है। अपने सहनायक से तो इसका लगाव रहता है, हालांकि फिल्म कहीं नहीं दिखाती है कि उनका संबंध शारीरिक संबंध है, लेकिन अपने पति के अलावा उषा जिद में, गुस्से में या विद्रोह के कारण एक और पुरुष के पास जाती है, जिस पुरुष ने बता दिया है कि उसकी पत्नी भी है, दूसरी पत्नी है, उसके यहाँ तीसरी पत्नी बन के भी वो रहती है। लेकिन वहां इतनी घुटन होती है कि वहां से भी वो निकल आती है। तो दोनों फिल्में बहुत ही संश्लिष्ट फिल्में हैं, क्योंकि दोनों फिल्मों में महानटी में भी और भूमिका में भी फिल्म के भीतर फिल्म चलती है।
दोनों अभिनेत्रियां हैं, और चूंकि ये बायोपिक है तो उनकी फिल्मों को भी दिखाया गया है। तो कई बार फिल्म की क्लिपिंग दिखाई गई है उस समय की, और कई बार अभी की अभिनेत्रियों को उसमें अभिनय करते हुए, उन फिल्मों में अभिनय करते हुए दिखाया गया है। तो फिल्म के भीतर फिल्म चलती है। कई बार ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया पुराने फिल्मों को, और कई बार रंगीन के रूप में दिखाया गया है। उर्वशी जो है उसने कई मिथोलॉजिकल फिल्मों में भी काम किया है, वो भी दिखाया गया है, और कई मराठी की तत्कालीन फिल्मों में काम किया है, वो उसमें दिखाया। एक फिल्म में अगर हम तेलुगु टच पाते हैं तो दूसरी में हम मराठी टच पाते हैं। मराठी नाच गान है, वहाँ तेलुगु फिल्मों के डायलॉग हैं और गाने हैं। तो दोनों बायोपिक हैं, दोनों अभिनेत्रियों की बायोपिक है। दोनों सफल अभिनेत्री रहीं, प्रसिद्ध अभिनेत्री रहीं, लेकिन दोनों का जीवन अंत में बहुत ही दुखी रहा। उषा शुरू से परेशान रही, भूमिका की उषा शुरू से परेशान रही, कभी उसे चैन नहीं मिला। और महानटी की सावित्री का जीवन बहुत समय तक बहुत अच्छा रहा, प्रसन्नता पूर्वक रहा। जेमिनी गणेशन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सावित्री को अपने ही लोगों ने धोखा दिया आर्थिक रूप से। जेमिनी गणेशन से तो उनका संबंध टूटता है। फिल्म दिखाती है वहां ईर्ष्या, पति की ईर्ष्या काम करती है, और सावित्री पियक्कड़ बन जाती है, दिन रात पीना शुरू करती है, डायबिटीज हो जाती है उसको, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, इनकम टैक्स वाले सब कुछ समेट के ले आते हैं। लेकिन एक अभिनेत्री के रूप में वो कितनी प्रसिद्ध थी, फिल्म इसको एक झलक में दिखलाती है। जो इनकम टैक्स का ऑफिसर उनका सब जेवर और सामान समेट के ले जा रहा है, कागज पर दस्तखत कराता है और जाते जाते कहता है कि आप सावित्री मैम, आप अपना ऑटोग्राफ भी दे दीजिए। तो कितना बड़ा तंज है, आप क्या बात। सोचिए, कितनी बड़ी विडंबना है। और सावित्री का वक्त था जिसने एक समय सावित्री से कहा था कि मैं आपकी एक झलक पाने के लिए 2 महीने से यहाँ खड़ा रहता हूं। तो सावित्री जब उससे मिलती है तो बहुत खुश होता है, लेकिन कहता है नहीं, मैं सिर्फ आपको देखना नहीं चाहता हूं, मैं आपसे काम भी चाहता हूं। और वो उसे अपना निजी सेवक बना लेती है। वो हमेशा उनके पीछे पीछे चलता है, वो जब कुर्सी पे बैठती है तो सोफे पे बैठती है तो वो जमीन में बैठता है। लेकिन ये व्यक्ति अंदर अंदर इतनी दुष्टता करेगा कभी कोई सोच नहीं पाता है। वो धीरे धीरे उनके पैसे पे, उनकी संपत्ति पे हाथ साफ करता है, और एक दिन गायब हो जाता है सब कुछ ले देकर के। एक दिन दोनों का सामना आमना होता है, और वो आंख नहीं मिला पाता है, वहां से चला जाता है। लेकिन अपने ही लोगों ने धोखा दिया। सावित्री ने बहुत सारे लोगों को जमीन खरीद के दी थी, बहुत सारे लोगों को जेवर दिए थे, बहुत सारे लोगों को खूब सोशल वर्क करती थी, खाना दिया था। लेकिन जब सावित्री को जरूरत पड़ती है तो हर व्यक्ति नट जाता है, कोई व्यक्ति उनका साथ नहीं देता है। और सावित्री बहुत कष्ट में रहती हैं, बहुत गरीबी में रहती हैं, काम भी मिलना बंद हो जाता है। उन्होंने एक फिल्म भी डायरेक्ट की, वो फिल्म भी नहीं चल पाती है, और अंत में वो कोमा में चली जाती हैं। और वहीं से असल में फिल्म शुरू होती है। जब न्यूज आई है कि सावित्री कोमा में चली गई हैं तो वहीं से फिल्म शुरू होती है। तो इस तरीके से भूमिका और महानटी दोनों, दो अभिनेत्रियों की, दोनों साउथ की ही है कह सकते हैं, एक महाराष्ट्र ही है और एक दक्षिण में आंध्रा और तमिलनाडु दोनों की है। दोनों के पूरे जीवन को पर्दे पर लाती है, इसलिए ये बायोपिक है। एक आत्मकथा पर आधारित है। महानटी के लिए नाग अश्वनी ने खुद ही
सामग्री एकत्रित की और खुद ही उसका स्क्रीन प्ले तैयार किया। लेकिन वो भी एक बायोपिक है। तो ये दोनों बायोपिक अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बायोपिक के रूप में आप फिल्म में किरदार का नाम ज्यों का त्यों रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, पूरे जीवन को ले सकते हैं, और कई बार ट्रू टू द पर्सनालिटी रहते हैं, और कई बार आप अपने ढंग से कुछ आयामों को छोड़ देते हैं, कुछ ही आयामों को लेते हैं। तो बायोपिक के बहुत सारे रूप हमें प्राप्त होते हैं। और अगर हम संगीत की बात करें तो भूमिका फिल्म का संगीत बनराज भाटिया ने दिया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, टीवी के कारण भी उनका नाम घर घर में प्रचलित है। बनराज भाटिया उन्होंने दिया है। उसके निर्देशक तो श्याम बेनेगल हैं, जिनसे हम सब परिचित हैं। अश्विनी नाग की उम्र बहुत कम है और उन्होंने अभी बहुत कम फिल्में बनाई हैं, लेकिन महानटी जैसी फिल्म बनाने का जोखिम और चुनौती दोनों उन्होंने स्वीकार की है। दोनों के अगर हम ड्रेस डिजाइनिंग देखें तो कमाल की ड्रेस डिजाइनिंग है। एक में बिल्कुल तमिल और तेलुगु ड्रेसेस का प्रयोग हुआ है और दूसरी में महाराष्ट्रियन ड्रेस का प्रयोग हुआ है। तो ड्रेस डिजाइनिंग के ढंग से भी अगर हम फिल्म देखें तो दोनों ही फिल्में सटीक हैं। सावित्री फिल्म में जो निर्देशक जिनके संग सावित्री ने काम किया, उनको भी फिल्म ले आती है, वास्तविक लोगों को ले आती है। ये एक विशेषता है। भूमिका में ऐसा नहीं होता है। भूमिका में उन दिनों बॉम्बे में स्टूडियो सिस्टम था। एक खास स्टूडियो में डायरेक्टर को और कलाकारों को मासिक तनख्वाह पर रखा जाता था, जो सिस्टम आज नहीं है, समाप्त हो गया है। हॉलीवुड में भी ये सिस्टम था काफी समय तक। तो भूमिका की हीरोइन जब काम कर रही थी, हंसा वाडेकर जब काम कर रही थी, तो बॉम्बे में स्टूडियो सिस्टम था। इसलिए फिल्म भूमिका में एक ही डायरेक्टर को ज्यादा समय दिखाया गया है, और वो कुलभूषण खरबंदा की कुलभूषण खरबंदा ने उस निर्देशक का अभिनय किया है। महानटी और भूमिका दोनों ही बायोपिक दो अभिनेत्रियों के पर्दे के जीवन को दिखाती हैं। पर्दे पर जो उनका जीवन था, अभिनेत्री के रूप में जो उनका जीवन था, साथ ही साथ पर्दे के पीछे जो उनका निजी जीवन था वो भी दिखाती हैं। और हम देख सकते हैं कि पर्दे पर जो जीवन हमें दिखाई देता है और जो निजी जीवन होता है उसमें कितना अंतर होता है। पर्दे की उर्वशी या पर्दे की उषा जो है, हमेशा खुश, नाचती गाती, फ्लो स्टेट में दिखाई देती है, क्योंकि वो उसका पैशन है। वो उसमें डूब के काम करती है। लेकिन जो ही उसकी शूटिंग समाप्त होती है और वो घर आती है, हम देख सकते हैं कि उसका जीवन कितना बदल जाता है। वास्तविक जीवन उसका कितना कष्टपूर्ण था, कितना विद्वेषपूर्ण था, कितना अवसादपूर्ण था। और दोनों इतनी मार्मिक फिल्में हैं कि अगर हम देखते हैं, दोनों फिल्में बहुत दिन तक हमारे साथ रहती हैं, हमें सोचने समझने पर मजबूर करती हैं। और जिन अभिनेता अभिनेत्रियों को हम पर्दे पर देखते हैं, जिनकी प्रशंसा करते हैं, उनके निजी जीवन की त्रासदियों, कठिनाइयों, बाधाओं से भी हमें परिचित कराती हैं। जी और कहीं बिल्कुल।
हमारे जीवन को समृद्ध भी करती हैं। जी मैम, जी। बहुत ही विस्तार से न सिर्फ बायोपिक बल्कि आपने पूरे भारतीय और पाश्चात्य बायोपिक को विस्तार से हमारे सामने रखा, और एक लंबी सूची आपने तैयार करके दी है हम सभी को कि हम लोग इन महत्वपूर्ण बायोपिक को देखें, समझें और पढ़ें, जानें कि दुनिया में बायोपिक का अपना क्या महत्व है। तो मैम यह तो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। हमारे बीच में इस वक्त वसुधा मैम जुड़ी हैं, डॉक्टर सुप्रिया पाठक मैम जुड़ी हैं, तो मैं जरूर उनका भी स्वागत करना चाहूंगी। और बायोपिक से ही, जी, बायोपिक से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे छात्र और सदस्यों के हैं, तो मैं चाहूंगी कि कुछ प्रश्नों को हम जरूर रख लें। अश्विनी अश्विनी रोकड़े मैम हमारे साथ हैं, तो अश्विनी रोकड़े आप अपना प्रश्न रख सकती हैं मैम के सामने। अश्विनी। जी मैम, नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते। मैम, मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि आपने पूरा इंफॉर्मेशन तो बता ही दिया कि बायोपिक में क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, पर तभी भी मैं जानना चाहती हूँ कि बायोपिक बनाते समय किन तत्वों और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ओके। बायोपिक बनाना, जैसे मैंने बताया, एक जोखिम का काम इसलिए है क्योंकि वो किसी खास व्यक्ति के जीवन पर बनता है। तो सबसे पहले तो निर्देशक को उसके जीवन से जुड़ी हुई बातों की तह में जाने की जरूरत होती है, शोध की आवश्यकता है। और अगर वो आत्मकथा है या जीवनी है, तो आत्मकथा या जीवनी क्या कहना चाह रही है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, उसका सार तत्व क्या है, उस तक निर्देशक को पहुंचना बहुत आवश्यक है। तभी वो एक अच्छी बायोपिक, सत्य बायोपिक बन पाएगी, ऑथेंटिक बायोपिक बन पाएगी। दूसरी बात ये जरूर देखनी है कि निर्देशक जब कास्टिंग करे, जब अभिनेता अभिनेत्रियों का चुनाव करे, तो वो ऐसा चुनाव करे जो जो वास्तविक व्यक्ति है उसी की शारीरिक रूपरेखा का व्यक्ति हो। क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर हम दारा सिंह पे फिल्म बना रहे हैं, तो दारा सिंह की जो शारीरिक संरचना है वैसे ही अभिनेता को हम चुने, तभी फिल्म एक बायोपिक बन पाएगी। उसकी जगह पर हम बहुत पतले दुबले नाटे से व्यक्ति को नहीं ले सकते हैं। हम रघुवीर यादव को नहीं खड़ा कर सकते हैं दारा सिंह के लिए। तो बहुत जरूरी है कि जो कास्टिंग हो उसमें अभिनेता अभिनेत्रियों की शारीरिक बनावट को ध्यान में रखा जाए, जो वास्तविक किरदार की शारीरिक संरचना से मिलता जुलता हो। जैसे जब स्मिता पाटिल को लिया गया उर्वशी या हंसा वाडेकर के लिए, तो वो काफी मिलती जुलती उनकी बनावट है। ऐसे जब सावित्री के लिए इसको कीर्ति सुरेश को लिया गया, तो कीर्ति सुरेश भी बहुत खूबसूरत है, उसी हाइट की है, उसी स्ट्रक्चर की है। हालांकि बहुत मेकअप करना पड़ा, 4-4 घंटे बैठ के उन्हें मेकअप करवाना पड़ता था। तो मेकअप तो होगा ही, लेकिन फिर भी शारीरिक बनावट वैसी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है, अगर हम पीरियड फिल्म के रूप में बायोपिक बना रहे हैं, एक ऐतिहासिक व्यक्ति के विषय में बायोपिक बना रहे हैं, जैसे लिंकन बनी, तो लिंकन तो किसी गुजरे जमाने के प्रेसिडेंट हैं। तो जो भी सेटिंग होगी, जो भी लोकेशन होगा, वो सारा का सारा उस जमाने का होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम एक बायोपिक बना रहे हैं जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस समय हम अचानक ट्यूबलाइट या टेबल लैंप नहीं दिखा सकते हैं। या जैसे भूमिका में हम मराठी अभिनेत्री को दिखा रहे हैं, तो वहां पर हम उल्टे पल्ले की साड़ी पहनी हुई मॉडर्न स्त्री को नहीं दिखा सकते हैं।
या मिनी स्कर्ट पहनी हुई स्त्री को नहीं दिखा सकते हैं। तो ड्रेस, हेयर स्टाइल बहुत मायने रखता है फिल्म में। ये सब जिस जमाने के व्यक्ति को लेके बायोपिक बन रही है वो होनी बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए बायोपिक बनाने के लिए बहुत शोध की आवश्यकता है जी। और उस व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाओं और उस घटना के द्वारा वो क्या हम संदेश देना चाहते हैं, ये बायोपिक में स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। ये मोटी मोटी बातें हैं जो बायोपिक बनाते समय जरूर ध्यान में रखनी है। बिल्कुल मैम। और बहुत आज के बहुत जो इस लंबा उत्तर हो सकता है, लेकिन संक्षेप लेकिन फिर भी संक्षेप में और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और आपकी बातों से प्रेरणा हमें यह भी मिल रही है, भूमिका तो हमने देखी है लेकिन महानटी आज ही मैं देखूं, इसके जरूर लिए जरूर मैं प्रेरित जरूर हुई हूँ और मैं जरूर जरूर देखना चाहूंगी। जरूर आ, इसी क्रम में जॉय दास हमारे साथ हैं, तो जॉय भी आप अपने प्रश्न रख लीजिए। और जी जॉय प्रश्न रखिए। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, हम देखते हैं कि भारत की तुलना में पाश्चात्य या गैर भारत में बहुत अच्छे बायोपिक हमें देखने को मिलते हैं और बाहरी निर्देशक भी हमारे यहाँ आकर अच्छी फिल्में बना लेते हैं। जैसे गांधी को ही बात कर लें, इससे मतलब एक लैंडमार्क है जिसकी तुलना हर गांधी फिल्म से होगी। तो क्या, हाँ, आज भारत में मतलब इतने वर्षों के बाद, 125 वर्षों के बाद भी क्यों भारत उस मान की फिल्म नहीं बनाता है? क्या पैसे की कोई दिक्कत होती है, बजट की, पूंजी की दिक्कत होती है, या तकनीकी दिक्कत है, या फिर मानसिक स्थिति की दिक्कत है? ये मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्यों नहीं बन पाती है फिल्में। भारत में बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम बायोपिक की बात कर रहे हैं। तो आज के जमाने में तकनीकी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, हमारा आदान प्रदान खूब होता है। टेक्नीशियन हम जितने चाहिए बुला सकते हैं बाहर से, अगर और खुद के लोगों को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो तकनीकी भी समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बजट की फिल्में बन रही हैं। आप बाहुबली देख लीजिए, आप और तमाम फिल्में जो बनी हैं, जोधा अकबर देख लीजिए, पद्मावत देख लीजिए, खूब बड़े बजट की फिल्में हैं। तो पूंजी भी हमारे यहाँ समस्या नहीं, लेकिन क्यों उस कैलिबर की बायोपिक नहीं बनती है? और जहां तक मैं समझती हूं, हमारे माइंडसेट की बात है। हम लोग इतिहास में उतना विश्वास नहीं करते हैं जितना पश्चिम इतिहास को महत्व देता है। हमारे यहाँ पुराण है, हमारे यहाँ उपनिषद है, हमारे यहाँ वेद हैं। हम जीवन के प्रवाह में विश्वास करते हैं, और हम चूंकि जन्मांतर में भी विश्वास करते हैं, इसलिए भी कभी हमने इतिहास को बहुत महत्व नहीं दिया है। तो फिल्में तो हमारे यहाँ बहुत बनती हैं, लेकिन व्यक्ति को लेकर के बायोपिक, उस कैलिबर बनी है बायोपिक, लेकिन उस कैलिबर की नहीं बनती हैं। और ये एक सच्चाई है। लेकिन अभी नहीं बनी तो भविष्य में नहीं बनेंगी, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम लोग? बायोपिक की संभावना हमेशा है, बायोपिक हमेशा बनती रहेगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि भारत में भी गांधी जैसी फिल्में बनेंगी। बायोपिक नहीं बनी है, लेकिन एक मलयालम फिल्म अगर आप देख सकें, बुक ऑफ जॉब देखेंगे तो वो हॉलीवुड की जो बेनहर फिल्म है, उस ग्रैंड्योर की, उतने बड़े पैमाने की, उतने रंगारंग, उतने उत्तेजना वाली, उतने बड़े विशाल पैमाने पर बनी हुई फिल्म है। तो फिल्म तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी, बड़े पैमाने पर, तकनीकी दृष्टि से भी बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। बायोपिक भी अवश्य बनेगी, और मैं बहुत ही आशावादी हूँ। मैं मान के चलती हूँ कि जल्दी ही हमारे यहाँ भी उस कैलिबर की बायोपिक बनेगी।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, और आशा पे ही हम भी हैं कि जी। सिनेमा में नित्य नए खोज होते रहें और भारत में भी एक से बढ़कर एक अच्छे और वैज्ञानिक शोध परख बायोपिक बने, इसी जी। यही आशा हमारी भी है मैम। हमारे साथ सुप्रिया मैं मैम है, बस अगर मैम हाँ, हाँ, मैं हाँ बस एक बात कहना चाहती थी, उसके पहले जी ही मैम। सभी ने बुला लिया। मैं ये कहना चाहती थी कि अभी 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 जॉय ने जो बात कही, मैं उससे थोड़ी सी असहमत भी हूँ। और हम्म। विजय विजय मैम ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है कि हम्म। भारत में भी बेहतरीन बायोपिक्स बनी हैं। जिन जिन बायोपिक्स की आपने चर्चा की, वो अपने आप में श्रेष्ठ बायोपिक्स हैं। हम कई हाँ, बार वो बात खुद ग्रैंड्यूर हम की बात कर रहे हैं असल में। हाँ ग्रैंड्यूर की बात कर हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैम कि जब हम किसी रहे चीज हैं। की तुलना किसी एक हम्म। ऐसी एपिक से करने लगते हैं, तो हम शायद हम हम्म। जो मूल कृति है उसके साथ कहीं ना कहीं एक वो इग्नोरेंस के भाव के साथ बर्ताव करते हैं। हाँ, और ये मुझे बात मैंने पहले भी कही कि हाँ तुलना तो हेल होती है ना। हाँ, कंपैरिजन इज हेल। बिल्कुल बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती है। अब रिचर्ड एटनबरो ने अगर गांधी बना दी, तो गांधी पे बहुत सारी दूसरी वर्जन्स भी बनी जो उतनी जी। ही रिलायबल हैं। जितनी जी। फिल्मों की चर्चा आपने की, वो सब अपने आप में, पान सिंह तोमर की जो अद्भुत टेक्निक है, जो बढ़िया काम इरफान खान ने कर दिया उस फिल्म में, मुझे नहीं लगता है कि पान सिंह तोमर आप दूसरा बना सकते हैं वैसा ही। और जब और भी धोनी दूसरी ले बनेगी, लीजिए। धोनी धोनी ले धोनी लीजिए। धोनी इतनी बहुत अच्छे जबरदस्त। हैं। हाँ, हाँ। अभी आपने जो चर्चा की मैम कि गली बॉय को बहुत सारे अवार्ड्स मिले और उसको लेकर हम्म। विवाद हुआ, विवाद तो हम्म। जरूर हुआ, लेकिन अभी हम्म। सुशांत के सुसाइड के बाद जो बात निकल के आ रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है कि अवार्ड्स किन फिल्मों को मिलता है। अवार्ड्स की भी अपनी हम्म। पॉलिटिक्स होती है। उन्हें उसकी तो सुशांत अपनी सिंह पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत ने जितने बढ़िया धोनी पे फिल्म बना दी, अब जीवन में कोई नहीं बना पाएगा, मुझे नहीं लगता है कि बना पाएगा। और जो भी बनाएगा इसका रिस्क लेगा, उसकी तुलना रिचर्ड एटनबरो की तरह ही होगी कि हम ये बात सही। हाँ, एक कृति को लेते हैं और फिर उसके कंपैरिजन। तो हमें, मुझे लगता है कि इससे भी बचने की जरूरत है मैम, कि जी। जो जो कृति है उस कृति के साथ जस्टिफाई करते हुए, उसको जी। समझते हुए, टेक्निक के स्तर पे अगर हम उस फिल्म को लेंगे, तो शायद वो बहुत बेहतरीन फिल्म बनेगी। जी। और ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस बहुत अच्छी मूवी बनाते हैं और नहीं, भारतीय नहीं ऐसा बनाते। ऐसा नहीं मैं है, ऐसा हाँ, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं नहीं मानती है। हूँ। हाँ, हाँ। भारतीय और सिनेमा की दृष्टि से देखें तो जी, हमारे यहाँ की फिल्में हाँ, बहुत सटीक है। और अध्ययन बिल्कुल, अध्यापन के लिए विश्व में प्रयोग होने चाहिए। सत्यजीत राय की फिल्में, हाँ उनका उपयोग होता है अध्ययन अध्यापन के लिए। हाँ। तो उस इनफैक्ट कैलिबर मुझे में। हाँ। इनफैक्ट मुझे लगता है मैम कि भारतीय सिनेमा यथार्थ के जितने नजदीक है, उससे बहुत दूर है यूरोपियन सिनेमा। कि यूरोपियन सिनेमा की पूरी यूरोपियन पृष्ठभूमि, नहीं कहूंगी मैं, हॉलीवुड कहूंगी। हाँ, हॉलीवुड 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 का से कथानक हॉलीवुड। और हम्म। हिंदी सिनेमा के कथानक, भारतीय सिनेमा के कथानक में जमीन और आसमान का फर्क है। वो, हाँ। मुझे लगता है कि वो हमारे समाज की अपनी सांस्कृतिक जटिलताओं का भी मसला है कि हम किस तरह और कहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमारी सिनेमा भी उसी पराकाष्ठा तक है, और वो अपने आप में जी। बेस्ट है, बेस्ट है। तो जी। बस मुझे इतना ही इसमें कहना कोई था। शक नहीं, इसमें कोई हाँ, शक नहीं बहुत है। बहुत आत्मा विश्वास इतनी धन्यवाद की मैम। कमी नहीं है। इतने दूर से, देर से पूंजी मैं की आपको कमी सुन नहीं रही है। हूँ मैम, तो हम्म। एक तरीके से हमारी क्लास हो गई कि आपने पूरा आ एक रही घंटे है, का आ क्लास रही लिया हम आपकी लोगों का। और कमी। मैं बहुत इनरिच हुई हूँ ये सब सुनने के बाद, कि सच में सुरभि ने ठीक कहा कि बहुत सारी फिल्में ऐसी, जो आपने नटी की बात की और बहुत सारी ऐसी फिल्में, सावित्री के महानटी। बारे में बात की, महान नटी के बारे में, कि वो हम चाहते हैं कि हम देखें। मुझे लगता है रात तक तो मैं देख ही लूंगी किसी ना किसी तरह जुगाड़ करके। नहीं, और एक तो, फिल्म जरूर देखना, बायोपिक नहीं है जी लेकिन बुक ऑफ जॉब। जी, बुक ऑफ कौन जॉब सी, किस भाषा में है बायोपिक मैम? नहीं है, बुक हाँ, ऑफ जॉब। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं देखूंगी। बायोपिक है मकरमन्य, वो मकरमणि, राजा रवि वर्मा के ऊपर। रंगरसिया। हाँ, रंगरसिया। रंगरसिया के। रंग रसिया तो हमने देख रखी है, लेकिन हाँ, आपने लेकिन ये जब जो फिल्म बताई जी। मकरमन्यु देखोगी तब पता चलेगा कि क्या फर्क है। ठीक है मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, बहुत थैंक बहुत यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सुप्रिया मैम का बहुत बहुत आभार कि इतनी संजीदगी से अपनी बात को उन्होंने रखा। और प्रश्न भी बहुत जोरदार था, प्रश्न नहीं था, उत्तर ही था वो अपने आप में, कि कैसे उत्तर तो भारतीय enrich हुआ। सिनेमा जो है हाँ, इनरिच हुआ enrich कि किया। कैसे हाँ। भारतीय सिनेमा में भी गंभीर और कला जिसका वजूद पूरी दुनिया में है, और भारत की फिल्मों को भी पूरा विश्व देख रहा है, सराह रहा है। तो मैम, अब चूंकि हम लोग समाप्ति की ओर हैं, बहुत अब समय ना लेते हुए हम
औपचारिक रूप से धन्यवाद जॉय को बुलाएंगे कि वो औपचारिक रूप से धन्यवाद करे। मुझे लगता है आकाश का एक प्रश्न छूट गया है शायद, उसने मुझे मैसेज किया है। आकाश, आप जुड़े हैं? आकाश? जी मैम। हाँ, आप अपना प्रश्न रख लीजिए। हाँ मैम, जिस तरह से आपने बताया कि बायोपिक्स एक छोटी या बड़ी घटनाओं को लेकर हम एक आधारभूत फ्रेम बना के उसका एक फिल्म बनाते हैं उस पे, तो मैम एक फिल्म आई थी सचिन तेंदुलकर के जीवन पे। तो उसमें मैम एक्चुअली उनका खुद का इंटरव्यू था और उनकी लाइफ के जो मोमेंट्स थे, जो उन्होंने चीजें की है क्रिकेट में या पर्सनल लाइफ में भी, उन सारी क्लिप्स को उस फिल्म में दिखाया गया था। तो मैम उस फिल्म को क्या हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहेंगे या फिर उसको बायोपिक कहेंगे? और मैम मेरा दूसरा सवाल ये है कि वर्तमान समय में बायोपिक को हम कहाँ देखते हैं, या वर्तमान समय में उसका क्या उपयोगिता है? ओके, आपने दो प्रश्न पूछे हैं। पहले क्योंकि वो फिल्म मैंने नहीं देखी है, इसलिए मैं शायद सही उत्तर नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जैसा आपने बताया कि उसमें क्लिपिंग्स दिखाई है और वो खुद इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो डॉक्यूमेंट्री के करीब बैठता है। और हालांकि मैम वो फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी। हाँ, हो सकता है, डॉक्यूमेंट्रीज भी रिलीज होती हैं। चूंकि मैंने नहीं देखी इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगी कि वो बायोपिक है या नहीं है। और आजकल डॉक्यूमेंट्री को तो डॉक्यू ड्रामा बोल करके प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें ड्रामा भी होता है, डॉक्यूमेंट्री भी होती है डॉक्यू ड्रामा के रूप में, तो शायद वो डॉक्यू ड्रामा है। और चूंकि नहीं देखा इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। आपका जो दूसरा प्रश्न है, क्या बायोपिक आज के जमाने में, एक बार प्रश्न फिर से कहेंगे? प्रासंगिकता क्या है, प्रासंगिकता क्या है बायोपिक की? वर्तमान समय में प्रासंगिकता। ओके, बायोपिक की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि बायोपिक हमें दूसरों के, और दूसरे कहने का मतलब है उन लोगों के जिन्होंने कुछ उपलब्धि की है, जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है, जिन्होंने कुछ समाज को दिया है, समाज में जिनका नाम रहा है, जिनको लोग जानते रहे हैं, ऐसे लोगों को डिपिक्ट करता है बायोपिक। और ऐसे लोगों के विषय में जानने की उत्सुकता आम नागरिक के मन में रहती है। आम नागरिक मतलब दर्शक के। और जब तक दर्शक की उत्सुकता है तब तक उस तरह की फिल्में बनेंगी। और बायोपिक एक तरीके से इतिहास का काम भी करती है। बायोपिक चीजों को दर्ज कर देती है और वो चीजें हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से, सिनेमा की दृष्टि से, किसी संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से, किसी संस्कृति की प्रस्तुति की दृष्टि से बायोपिक हमेशा प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि बायोपिक में आप संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं, किसी कालखंड को प्रस्तुत करते हैं, किसी समाज विशेष को प्रस्तुत करते हैं, और वो हमेशा के लिए कहना चाहिए कि डॉक्यूमेंट हो जाती है फिल्म के रूप में। डॉक्यूमेंट्री नहीं, लेकिन फिल्म के रूप में डॉक्यूमेंट हो जाती है। तो इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। अगर हम ये महानटी जैसी फिल्म नहीं देखें या नहीं बनाएं ऐसी बायोपिक, तो आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी कि सावित्री नाम की भी एक अभिनेत्री हुई थी? या भूमिका अगर नहीं बनती है तो आगे के लोगों को कैसे मालूम हुआ कि एक मराठी की हंसा वाडेकर नाम की ऐसी महान एक्ट्रेस हुई है? या लिंकन अगर नहीं बनती है तो इतिहास में बहुत रूखे ढंग से बच्चे पढ़ेंगे कि गुलामी प्रथा को हटाने के लिए एक बिल पास हुआ था। लेकिन जब आप लिंकन फिल्म में देखते हैं तो ये आपके दिमाग पर छप जाता है। और ऑडियो विजुअल माध्यम है बायोपिक, तो इसका प्रभाव ज्यादा है। तो प्रभाव के कारण भी ये हमेशा उपयुक्त रहेगी, हमेशा रेलेवेंट रहेगी। बायोपिक की रेलेवेंस हमेशा बनी रहेगी, वो हमेशा उसकी प्रासंगिकता रहेगी, और बायोपिक भी हमेशा बनती रहेगी क्योंकि ये हमेशा प्रासंगिक रहेगी।
ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू मैम। हेलो। वाकई जी मैम, वाकई बायोपिक जब तक मानव जाति है तब तक वह प्रासंगिक रहेगी, यह मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मानव के ही इतिहास और मानव के ही किए गए कार्यों को बायोपिक में हम दस्तावेजीकरण करते हैं, लेकिन एक दूसरे रूप में करते हैं। तो बहुत ही सारगर्भित और ज्ञानवर्धक आपका व्याख्यान रहा, जिसके लिए हम लोग बहुत ही आभारी हैं। मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए जॉय को आमंत्रित करती हूँ कि वो कम शब्दों में धन्यवाद ज्ञापन करे। जॉय। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आई और अपना पूरा ज्ञान हम तक साझा किया। हम बहुत समृद्ध हुए। पूरा नहीं और किया है, पूरा ज्ञान नहीं किया है। जी जी, नहीं, आपने इसका जितना भी हमें संभव नहीं दिया, है। आपने जितना भी हमें दिया उसको साधने में हमें भी बहुत वक्त लग जाएगा, तब तक के लिए बहुत लंबा है। और लेकिन आपके जिस तरह के मतलब व्याख्यान है उससे हम लोग बहुत समृद्ध भी हो रहे हैं, और एक ये हो रहा है कि आकर्षण बना हुआ है कि हम आपको फिर करीब चाहते हैं और बहुत जल्द चाहते हैं। तो ऐसा हम लोग सुरभि मैम से फिर से अनुरोध करेंगे कि आप पुनः आए और पुनः इस हंसता के साथ हमारी क्लासेस चलाएं। बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अ, हमारी अगली कड़ी में अनिल रंजन भौमिक सर हैं। आप लोग जितने भी अभी सुन रहे हैं, आप लोग का स्वागत है। आप लोग आए, रंगकर्म से बात होगी, बहुत अच्छा लगेगा। मैम का फिर से एक बार आभार। बहुत अच्छा लगा।